यह कहानी है रामपुरा गांव की। उत्तर प्रदेश के एक शांत देहात का गांव, जहां खेतों की खुशबू और मिट्टी की सौदी सी महक हर सांस में बसती थी। गांव के चौक पर शाम का सन्नाटा अक्सर बच्चों की हंसी और बूढ़ों की कहानियों से टूटता था। उस शाम भी चौक पर वही रौनक थी, मगर चेहरे पर एक अलग सा बेचैनपन भी दिख रहा था। विक्रम और अमन चौक पर बैठे थे। उनकी आंखों में वही बेचैनी थी जिसे बस दोस्त ही समझ सकते थे। 3 साल पहले वे चारों मिलकर अपने बचपन के उस घर से विदा हुए थे और अब सौरभ और दीपक वापस लौट आए थे। चारों के मिलने की खुशी में पूरे गांव की हल्की फुल्की ठिठोलियां चल रही थीं। गले मिलकर मिली मुस्कानें, मां बाप का आशीर्वाद, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। पर वही पुरानी बातें निकालकर, वही पुरानी यादों पर खूब हंसा खेलकर भी अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी गुजरी हुई घटना की परछाई अभी भी वहां टिकी हुई हो। तुम लोग शहर में कैसे थे? अमन ने हल्के से पूछा। शहर में सब मिलता है, काम, मौके, कुछ खास तरह की आजादी, पर यहां जो बचपन की बातें हैं वह कहीं नहीं मिलती, सौरभ ने कहा। दीपक ने पीछे सर झुकाकर हंसते हुए कहा, पर शहर की जिंदगी में भी कुछ लोग पागल होते हैं, अजीब सी हरकतें करते हैं। सबने मिलकर खाना खाया, गरम गरम पूरी सब्जी, और फिर थकान मिटाने तालाब के किनारे बोनफायर जलाकर बैठने चले गए। हवा थोड़ी ठंडी होने लगी, आग की लपटें उछलती थीं और चारों ने बचपन की उन छोटी छोटी हरकतों और शरारतों को याद किया जो कभी उनकी शान हुआ करती थीं। तभी सौरभ ने बैग से एक पुराना सा बोर्ड निकाला, ओझा बोर्ड। उसने बताया कि यह कुछ लोग आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चारों हंसे, एक तरह की बेपरवाही मगर आंखों में जिज्ञासा भी थी। चलो मजाक ही सही, आज ट्राई करते हैं, सौरभ ने कहा, और दीपक ने हंसते हुए एक सिक्का निकाला। चारों ने एक एक उंगली सिक्के पर रख दी। अगर कोई आत्मा है तो संकेत दो, दीपक ने आधी शरारत में कहा। शुरू में सिक्का बिल्कुल शांत था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह बिना किसी के छुए हल्की हल्की हिलने लगा। पहले लोगों ने सोचा कि किसी ने छुआ होगा, पर जब वह खुद ही चलकर अक्षर पट पर घूमने लगा और मीरा नाम के पास ठहरा तो चारों के चेहरों पर रंग उतर गया। हवा में एक ठंडक दौड़ी, ऐसी कि बोनफायर की लपटें कुछ उच्च सी गईं और चारों को जैसे ककलियां गिरे। इसी ने अंदर से थर थर कांपने का एहसास हुआ। आग बुझी और अंधेरी सी परछाई में लाल साड़ी पहने एक औरत की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे, आंखों में कुछ अलग सी चमक और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने कुछ कहा नहीं, पर आवाज की गूंज जैसे चारों के सीने में उतर गई। चारों भगदड़ करने लगे, पैरों में पांव नहीं लग रहे थे। गांव के चौक तक उनके भागने की आवाज और उनके हांफने की गूंज ने लोगों को जगाया। अगले दिन गांव ने एक और खौफनाक नजारा देखा। बंसी की लाश मिली। उसका बिस्तर हवा में उठ रहा था और पड़ा हुआ शरीर अस्पष्टता में ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। बंसी के शव का सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ था और उसकी मुट्ठी में कोई बाल का गुच्छा था। एक एक कर गांव के लोग जमा हुए और चेहरों पर ऐसा भय था कि हवा भी रुक सी गई। लोग फुसफुसा रहे थे, यही वही निशान है जो पुरानी कहानी में बताया गया था। कुछ दिनों बाद दूसरी हत्या हुई करण की। वही तरीका, धर से अलग गर्दन और उसकी मुट्ठी में भी वही बाल। अब गांव में खौफ और अफवाहें एक साथ पनप रही थीं। किसी के होठों पर यह शब्द घूम रहा था, मीरा कहानी पुरानी थी, वह कहानी जो अक्सर बूढ़े लोग रात में बताए करते। पर अब सब उसे सच मानने लगे थे। मुखिया ने गांव वालों को बताया कि सालों पहले गांव में मनोज नाम का एक लड़का था जिसकी शादी मीरा से हुई थी। शादी के कुछ समय के भीतर ही मनोज की तबीयत बिगड़ने लगी। खांसी, बुखार, कमजोरी और अंततः उसकी मौत। मीरा को अपने पति से गहरा प्रेम था और वह शायद अपने प्रेम को खोने की पीड़ा से बेहाल हो गई थी। लोगों ने कहा कि उसने तंत्र मंत्र से मदद लेने की कोशिश की और फिर वह काली विद्या में उलझ गई। कहा जाता है कि मीरा ने अपने मनोज को जिंदा करने के लिए एक भयंकर अनुष्ठान किया। 7 पुरुषों के खून से स्नान करने वाला अनुष्ठान, ताकि मनोज फिर सजीव हो उठे। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, चौंकाने वाली हद तक क्रोधित होकर, और एक रात मेहमान नवाजी के बहाने गांव के मगरमच्छों की तरह उस पर पत्थर बरसा दिए। उसे मार दिया गया, पर मनोज की लाश कहां गई किसी को पता नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि लाश गुफा में रखी गई और मीरा को वहीं बांध दिया गया।
पर अंतिम संस्कार ना होने की वजह से कुछ कहावतें कहती हैं कि आत्मा बंधकर भी पूरी तरह तय है।